Hello and welcome to IBPS Winners. In today's video, we are going to discuss a really interesting topic. आज का टॉपिक ये है कि बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसी कौन सी 5 फैटल मिस्टेक्स है जो आपको 5 ईयर कोस्ट कर सकती हैं, जिनकी वजह से आपके साल दर साल खराब हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशंस का लेवल ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है। जो 2012 के पेपर्स हैं और जो 2019 के पेपर्स हैं, आप इन ईयर्स के पेपर्स को अगर एनालिसिस करेंगे तो यू विल सी ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी and the type of questions asked and the pattern followed by the authority of which governs the examination. तो इन एग्जामिनेशन को क्रैक करना इट्स नॉट अ इजी थिंग नाउ. इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो अगर आप इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं जल्द से जल्द, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड होना होगा. पॉजिटिव्स के साथ साथ आपको वो मिस्टेक्स भी याद रखनी होंगी जिन्हें करने से आप अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So here's the list of classic mistakes made by aspirants. ये मिस्टेक्स आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ट्रू मान सकते हैं, whether you are preparing for any of the banking examination or SSC or UPSC, any of the examination, but these mistakes are fatal for any student. So the first mistake is diving before learning to swim. जब भी आप किसी नए फील्ड में जाते हैं तो आपको बेसिक्स से शुरुआत करनी चाहिए. सो स्टडी द एग्जाम बिफोर यू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर द एग्जामिनेशन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को बिल्कुल भी ना समझते हुए सीधा प्रिपरेशन में लग जाते हैं. हाई लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट अ गुड हैबिट. व्हेनेवर यू स्टार्ट लर्निंग ड्राइविंग, शुरू में आप अपने आसपास की गलियों में घूमते हैं गाड़ी को लेके. देन यू गो टू द बिजियर साइड ऑफ द रोड, देन यू गो टू द हाईवे. अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में हाईवे पे अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे. जब बाकी सब लोग 5th गियर में गाड़ी चला रहे हैं और आप 1st गियर 2nd गियर में अपनी गाड़ी चला रहे होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि दूसरा आपसे बहुत आगे है और आप पीछे रह गए. ऑल्दो उन्होंने भी सेम प्रोसेस से गाड़ी सीखी, उन्होंने भी शुरुआत छोटे लेवल पे की है, देन दे आर एबल टू गेट टू दिस डिफिकल्टी लेवल, बट फिर भी इट मेक्स यू लूज योर कॉन्फिडेंस. तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम शुरू करने से पहले उसको समझ लें. और इसके लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस समझिए. शुरुआती सालों में बैंकिंग एग्जामिनेशंस जो होते थे उनमें पैटर्न एक सिंगल विंडो एग्जामिनेशन का होता था. एक एग्जाम 2 आवर्स, कोई टाइम लिमिट नहीं है. आप जितने वक्त में चाहें कोई सा भी सेक्शन किसी भी समय कैसे भी अटेम्प्ट कीजिए, एंड देन फाइनल जो स्कोर होता था वो बन के आता था और आपका सिलेक्शन होता था. ऑल्दो देयर वर इंटरव्यू प्रोसेसेस और GD जो PO एग्जामिनेशन लेवल के लिए होता था, बट स्टिल द एग्जाम पैटर्न वॉज सिंपलर. Nowadays the difficulty level has been increased क्योंकि 2 एग्जामिनेशंस होते हैं, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, देन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और फर्दर प्रोसेसेस. तो एग्जाम में जाने से पहले उसका पैटर्न समझना जरूरी है, पर साथ में सिलेबस समझना भी जरूरी है. अगर आप किसी भी प्रोसेस में अपीयर होने जा रहे हैं तो वो किस चीज से बनी हुई है वो समझना जरूरी है, और इसलिए सिलेबस का पूरी तरीके से आपको पता होना जरूरी है कि कौन से सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी क्या क्या कट ऑफ हो सकती हैं, क्या मार्किंग वेटेज होती है, कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार उसका रिपीटिशन हुआ है लास्ट ईयर्स में, कितने क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके का पैनल होता है, कितना टाइम लगता है. ये सारी चीजें आपको बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लेनी चाहिए जब आप एग्जाम के लिए शुरू कर रहे हैं. अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं लेकिन अभी मिड प्रोसेस है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अनडायरेक्शनल है, किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो आप अभी इस वक्त कुछ वक्त लीजिए, 2 या 3 दिन का, और इसमें पूरे प्रोसेस को समझिए. बैंकिंग एग्जामिनेशंस बहुत टफ नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं. 2 या 3 दिन लीजिए, ये सारी चीजों के बारे में पढ़िए. इसके लिए आप कोरा पे आंसर्स रीड कर सकते हैं,
कैंडिडेट्स के या सक्सेस स्टोरीज रीड कर सकते हैं एस्पिरेंट्स की, कैंडिडेट्स की जो एग्जामिनेशन में प्रिपेयर हुए हैं। जरूरी नहीं है केवल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस आप रीड करें, जरूरी है कि आप सब तरह के एस्पिरेंट्स के एक्सपीरियंस रीड करें, जो उनमें से कुछ आपके साथ रेजोनेट करते होंगे। जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो काफी समय में जाकर अपना सिलेक्शन ले पाते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, और आप किसी ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू रीड करें जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो यू वांट रेजोनेट योर फीलिंग्स विद दैट कैंडिडेट। बट इफ यू रीड द एक्सपीरियंसेस ऑफ समवन जिसने बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए एंड देन ही क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, then you would feel a connection with that candidate. You would try to learn from that candidate's experiences, his mistakes. So it's important कि आप variety of people के experiences read करें। बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है जिससे कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। सिलेबस की जहाँ बात आती है, प्रिंट आउट लीजिए। सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो आपको कई सारी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नोटिफिकेशन आता है जनरली उसमें एक वेग आइडिया, एक अच्छा आइडिया दिया हुआ होता है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आप उनसे रीड कीजिए। उसके आगे जब आप सिलेबस देख रहे हैं, जब आपने लोगों के एक्सपीरियंसेस देख लिए, उसके डिफिकल्टी लेवल देख लिया, कट ऑफ मार्क्स भी देख लीजिए कि हर ईयर क्या लेवल ऑफ कट ऑफ मार्क्स जाता है, 100 में से कितने मार्क्स लाने तो इम्पोर्टेंट ही है, और क्या आप उस लेवल तक के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाते हैं, या आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से उस लेवल को अचीव कर लेंगे। इफ नॉट, तो अगर आपको कोचिंग या गाइडेंस की जरूरत है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की, तो आप उस चीज के बारे में भी रिसर्च शुरू कर दीजिए। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग एक्सटर्नल हेल्प। अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको कोचिंग की जरूरत है, कर लीजिए। डोंट बी इन अ ईगो, इन एन ऑल्टर ईगो दैट मुझे जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इफ यू नीड हेल्प, गेट सम हेल्प। तो इस तरह से आप अपनी फर्स्ट स्टेप क्लियर करते हैं कि आप एग्जाम को स्टडी करते हैं उसके टॉपिक्स स्टडी करने से पहले, एंड दिस इज अ रियली क्रूशियल स्टेप इन क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन। Those who cleared the examination definitely knew about each step and each important thing which they needed to clear the examination. Hopefully आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा. So we will move to the next mistake that is very fatal for your exam preparation. Coming to our second point, make good quality handwritten notes. Handwritten notes are really important for your preparation. In general आपने देखा होगा जो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में हैंड रिटन नोट्स लेते रहते हैं, चाहे वो उन्हें कुछ शॉपिंग करनी हो, उनकी ग्रोसरी लिस्ट हो, उनकी टू डू लिस्ट हो, वो हाथ से लिख के अपनी डे बाय डे स्केड्यूल को बनाते रहते हैं. सेम गोज विद एग्जाम प्रिपरेशन. If you want to prepare for any examinations, you should take handwritten notes. Handwritten notes are important from another perspective that आप जो कुछ लिखते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है, वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से रिटेन रहता है, rather than कुछ चीज जो आपने कुछ मिनट्स के लिए देखी और फिर आप उस बारे में भूल गए. एट द इंस्टेंट आपको याद रहेगा, बट 1 और 2 वीक्स लेटर आप उसमें से 80% इंफॉर्मेशन जो है वो आपके माइंड से वैनिश हो चुकी होगी या आपको याद नहीं होगी. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. अगर आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाते हैं, इट्स ओके, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बट सेकेंड रीडिंग में, सेकेंड टाइम जब आप उसको रिवाइज करते हैं तब जरूर नोट्स बनाइए. इस तरीके से आपको अपना पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रहेगा. और नोट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नोट्स बनाने से आप फर्दर उसको रिवाइज कर सकते हैं. जो आपने याद किया उसमें से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट फाइंड की, उसे आपने लिख लिया, अब आगे उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा. आपका अपना स्टाइल हो सकता है नोट्स मेकिंग का, जिस तरह से आपको बेटर समझ में आए आप उस तरह से नोट्स बताइए, पर बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स बनाइए कि जब आप अगली बार उसे रीड करें तो एटलीस्ट आपको समझ में आए कि उस वक्त आपने क्या सोच के ये कीवर्ड्स या ये नोट्स लिखे थे.
जब आप प्रिपरेशन करते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि वो बहुत सारे सोर्सेज से रीड करते हैं। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से रीड करेंगे, कुछ बुक्स बोरो करेंगे, कुछ दूसरों से लेंगे, कुछ खुद परचेज करेंगे। और इतनी सारी बुक्स से रीड करने के बाद आई बिलीव कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के लिए आपको 2 से ज्यादा बुक्स कभी रीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सोर्सेस से आप रीड करेंगे उतने ज्यादा सोर्सेस क्या आप एग्जाम से एक दिन पहले वापस रिविजिट कर सकते हैं? इफ नॉट, तो आपको जरूरी नहीं है इतने सारे सोर्सेस को रेफर करना। और जब आप बहुत सारे सोर्सेस से किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, देन इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप नोट्स बनाएं, ताकि आपको वापस अलग अलग सोर्सेस पे ना जाके एक सिंगल प्लेस पे आपके सारे जो भी रिवाइजिंग पॉइंट्स हैं वो मिल जाएं। हैंड रिटन नोट्स को कोई भी कंपैरिजन नहीं है, आप इनकम्पेरेबल हैं। आप अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाइए। ऑल्दो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी डॉक्यूमेंट मेकिंग ऐप पे जाकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट पॉइंटर्स ले सकते हैं, बट हैंड रिटन नोट्स आर इम्पोर्टेंट। शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाइए। ज्यादा लेंथी नोट्स बनाने से जो उसका एसेंस है वो खो जाता है, और ये आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले जब रिवीजन करना होता है तो काम भी नहीं आते हैं। शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स आपके काम आते हैं। सो इट्स बेटर कि आप छोटे अच्छे क्वालिटी नोट्स अपने हाथों से खुद बनाइए एग्जामिनेशन के लिए। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने की आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसे आप दूसरे कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू आवर थर्ड पॉइंट, विच इज टेकिंग मॉक टेस्ट। लास्ट कुछ ईयर्स में जब से एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ है, दिस हैज बिकम अ गेम चेंजर। मॉक टेस्ट पहले आई थिंक अवेलेबल भी नहीं होते थे। लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करते थे या लो क्वालिटी बने हुए प्रैक्टिस सेट्स लेते थे। बट आज के टाइम आपके पास एग्जामिनेशन लेवल को रिफ्लेक्ट करते हुए क्वालिटी मॉक टेस्ट हैं, जो कि आपको अड्डा 24/7 पे, ऑलिव बोर्ड पे इजीली मिल जाएंगे। ये 2 वेबसाइट्स मैंने इसलिए रेफर की हैं क्योंकि आई फाइंड दीज मॉक्स रियली क्वालिटी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन लेवल के बहुत करीब होते हैं, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं एग्जाम्स क्रैक करने के लिए बैंकिंग के। जब भी आप मॉक्स लेते हैं तो आपका सबसे पहला डर ये होता है कि अगर मैंने स्कोर लो किया तो, ये डेफिनेटली होने वाला है। अगर जब भी आप फर्स्ट टाइम मॉक्स लेते हैं, फर्स्ट फ्यू मॉक्स हमेशा बिगड़ते हैं, सारे कैंडिडेट्स के बिगड़ते हैं, इवन टॉपर्स के भी बिगड़े होंगे। अगर आप इस फियर में रहेंगे कि मुझे मॉक्स नहीं लेना है क्योंकि उसमें मेरे लो स्कोर आता है, तो आप गलत कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, मॉक्स लेने पर आपका प्रोसेस खत्म नहीं होता है, वहां के बाद आपका एक अनदर प्रोसेस शुरू होता है जो है एनालिसिस। जो मॉक टेस्ट आपने लिया है उसमें आपके रॉन्ग क्वेश्चंस प्लस आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आप सबसे पहले देखिए कि आपने क्या क्या मिस किया, क्या चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और इसके अलावा जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं उन्हें भी एक बार चेक कीजिए कि जिस लॉजिक से आपने उन्हें करेक्ट मार्क किया है क्या वो सही भी था या नहीं था। तो मॉक्स को एनालिसिस करना इज अ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और लो स्कोर करने से कभी मत डरिए, क्योंकि स्कोर तो लो कभी ना कभी होना ही है, और वहीं से जब आप इम्प्रूवमेंट करने लगेंगे, एनालिसिस करने लगेंगे, खुद में बेटरमेंट लाने लगेंगे, तो आपका स्कोर हाई भी जाएगा। और कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो की। अगर आप एक दिन मॉक लेते हैं और फिर लेना बंद कर देते हैं तो आप अगेन होम स्क्वायर पे आ जाएंगे, फिर वहीं से शुरू करना है। इससे बेटर है कि आप मॉक्स को रेगुलरली लें। इसके अलावा अगर आप घर पे मॉक टेस्ट लेने से डर रहे हैं तो एग्जाम हॉल में आप कैसे परफॉर्म करेंगे? आपका एंजाइटी लेवल, आपका अनकंफर्ट जो होता है किसी दूसरे प्लेस पे, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप एग्जाम में उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना आपने पढ़ा है। इसलिए मॉक टेस्ट को हमेशा बहुत सीरियसनेस से लीजिए और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो क्लर्क लेवल है, चाहे वो पीओ लेवल है, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर लेवल है। आपको हमेशा मॉक टेस्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। आइडियल प्रिपरेशन टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं। आई बिलीव
क्वालिटी होना चाहिए, चाहे आप कम आवर्स पढ़ें लेकिन आप अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप जो भी रीड कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो 4 to 5 आवर्स आर सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन। इससे ज़्यादा टाइम जो होता है वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। लोग 7 to 10 आवर्स प्रिपेयर करने की बात करते हैं, बट आई बिलीव कि ह्यूमन का जो अटेंशन स्पान है वो केवल 45 मिनट्स है एट मोस्ट। इसीलिए हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो कभी भी 30 मिनट्स 1 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती। आफ्टर दिस टाइम आपका अटेंशन आप लूज करने लगते हैं और आपको रिफ्रेश होने के लिए 15 मिनट्स 5 मिनट्स टाइम चाहिए होता है। तो ये 4-5 आवर्स भी आपके रिफ्रेशमेंट टाइम को इंक्लूड करते हुए ही है कि आप हर 1 आवर के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, इधर उधर घूमिए, म्यूजिक वगैरह सुनिए और फिर वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और ये 4 to 5 आवर्स इन वन गो होना जरूरी भी नहीं है, आप अलग अलग टाइम पे बैठ के पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 आवर बैठ के पढ़ना जरूरी है ताकि आपकी एक सिटिंग कैपेसिटी बने। एग्जामिनेशंस जो हैं वो प्रीलिम 1 आवर का होता है, बट ओवरऑल टाइम आई थिंक 2 आवर्स होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वेट कर रहे होते हैं अपने प्रोसीजर्स जो भी वहाँ फॉलो हो रहे हैं उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है वो अराउंड 3 आवर्स होता है, तो आपको इस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए सिटिंग के लिए। और सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल, फ्रेंड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कुछ भी है आप खुद बेटर जानते हैं कि कौन से सोर्सेज हैं जो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से। उन सबको ना कहना सीखिए। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे क्वालिटी बनाना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज कंपैरिजन गेम। ये मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म रहते हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसा मानते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं कई सेक्शंस में, जैसे कि किसी की रीजनिंग बेटर है, किसी की मैथमेटिक्स बेटर है। तीनों सब्जेक्ट किसी के इक्वली बेटर नहीं होते हैं, सबका कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एक वीक पॉइंट होता है। तो कई सारे एस्पिरेंट्स इस गिल्ट में रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अदर कैंडिडेट्स मुझसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं बट मेरी प्रिपरेशन लेवल वो नहीं है। और ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी इनर साइकोलॉजी को कि आपने कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स छोड़ रखे हैं अपनी प्रिपरेशन में, जिस वजह से आप ऐसा मानते हैं कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है जैसी होनी चाहिए। आई एम नॉट डूइंग इनफ। अगर आपको ऐसा लगता है मे बी यू आर नॉट डूइंग इनफ, तो आपको वो लूप होल्स खुद ढूंढने हैं। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाते थे और वो हमको हमारी मिस्टेक्स, हमारे वीक पॉइंट्स बताते थे, लेकिन अब आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप अपने ऊपर खुद वर्क कीजिए। दूसरों से कंपैरिजन करना इट विल नॉट गिव यू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो कंपैरिजन करना सबसे पहले खुद छोड़ दीजिए। और एक दूसरी चीज ये है कि किसी फ्रेंड का सिलेक्शन आपसे पहले हो गया, कोई आपके साथ ऐसा पर्सन था जो आपको लगता है आपसे लीस्ट डिजर्विंग था बट वो आपसे पहले सेलेक्ट हो गया, तो कई बार ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक कर देता है कि उसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, या फाइनल स्टेज पे जाके रुक गए, इंटरव्यू तक पहुंचे और फिर कुछ पॉइंट से रह गए। ये सब चीजें पॉसिबल है। एग्जामिनेशन का लेवल बहुत टफ है, लक भी अपने आप में एक फैक्टर है। किसी भी रीजन से अगर आप किसी से पीछे रह गए या कोई आपसे पहले सिलेक्शन ले गया, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। आपके फेलियर्स को कभी भी अपने दिल तक मत पहुंचने दीजिए। यू शुड प्रिपेयर विथ कॉन्फिडेंस, और दूसरे को जो मिला वो उस चीज को कभी भी अपने माइंड पे हावी मत होनी दीजिए, क्योंकि अ जेलस पर्सन और अ पर्सन हु ऑलवेज कीप्स कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद अदर, दीज पीपल आर नॉट रियली वेरी सक्सेसफुल। वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में ही सोचते हैं, जबकि आपको केवल एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो अपने इनर रिफ्लेक्शन की बात हुई कि आप खुद अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, बट समटाइम्स फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, सोसाइटी ऑल्सो जज यू, क्योंकि जिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए आप अभी जा रहे हैं वो बहुत ही स्टिफ कंपटीशन वाला एग्जामिनेशन है और देयर आर मेनी फेलियर्स इन सोसाइटी। बहुत लोग हैं जो फेल हुए, जो कुछ नहीं कर पाए, और लोग उनका एग्जाम्पल लेके आपको बोलेंगे या आप
जिस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर लोग बार बार क्वेश्चन करेंगे कि कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन कब होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप किसी पब्लिक गैदरिंग या फंक्शन में जाने से पहले 20 बार सोचने लगेंगे. बट यू हैव टू लर्न टू लिव विद pressure and expectations. This is how our society function. This is how people are going to be. But you are the person who is going to break free from all these prejudices and all these things. आपको इन चीजों से लड़ना खुद सीखना पड़ेगा. I'm not sure ये कितना टफ है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल ऑफ प्रेशर होता है, बट यू विल हैव टू लिव विद दिस. और आपको अपनी फैमिली और रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे. इसलिए आप अपना वर्क कीजिए जो आपको इन सारी चीजों से फ्री कर सकता है. वो चीज पे फोकस कीजिए जो आपको एक सोसाइटल स्टेचर दिलवा सकता है, रादर देन आप उनके नेगेटिव कमेंट्स को सुनकर अपने आप को डिप्रेस कर लें. आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें. Another thing is that if someone is studying with a website or a coaching, आपको लगता है कि मुझे भी स्विच कर लेना चाहिए, मुझे भी वहीं चले जाना चाहिए, वहाँ से ज़्यादा सिलेक्शंस हैं, वहाँ से मुझे इस वेबसाइट से रीड करना चाहिए. अगेन क्लासिक मिस्टेक. अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी कोचिंग्स, बहुत सारा मटेरियल रीड करेंगे तो फाइनल टाइम पर आपको उन सबको सम अप करना, जॉट डाउन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. जब आप रिसर्च पार्ट है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपको वहीं डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी कोचिंग लेनी है, मुझे कौन सी वेबसाइट से रीड करना है, मुझे क्या क्या सोर्सेज फॉलो करना है, रेफर करना है. और दूसरे पर्सन को देख के मिड वे अपना प्रिपरेशन जर्नी चेंज मत कीजिए. आप अपने आप को कहीं इधर उधर डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगेन इट विल टेक यू 10 to 20 days in adapting the new lifestyle, the new coaching style, the new teaching style of the teacher that you are studying from on the new website or the coaching. So it's better कि आप शुरू में रिसर्च करें और बाद में अपना डिसीजन चेंज ना करें. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हैं तो इस चीज को लेके अंडर कॉन्फिडेंट होने का कोई रीजन नहीं है. सब कैंडिडेट्स किसी ना किसी टॉपिक को अपना वीकर सेक्शन मानते ही हैं. सेम गोज विद यू. आपको बस उस सेक्शन में एक ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचना है. आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपकी परफॉर्मेंस उसमें एक ऑप्टिमल लेवल तक आ जाए, जहां आप कट ऑफ से कुछ परसेंटेज मार्क्स तो एटलीस्ट ऊपर ला ही रहे हो, ताकि आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर टॉपिक की वजह से ना रुके. कंपैरिजन गेम्स, ये आई बिलीव सबसे स्टिफ पार्ट है इस एग्जाम प्रिपरेशन का. तो आपको दूसरों से कंपैरिजन पे कभी फोकस नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो आई होप आपने इससे सीखा होगा. जो मैंने इतना बड़ा मोनोलॉग आपको दिया, जो कुछ मैंने आपको बताया, आई होप आप समझे होंगे कि यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यू हैव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बोथ. तो आप स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए रादर देन योर वीकनेस. और जो दूसरे लोग करते हैं, लेट देम बी, लेट देम डू व्हाट दे डू, एंड आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए. तो हम इसी के साथ अपने अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, विच इज कंसिस्टेंसी. अगेन, आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, 10-20 दिन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. जब आपने स्टडी मटेरियल लिया, जब आपने नई कोचिंग में एनरोल किया, जब आपने एग्जाम प्रिपरेशन शुरू की, तो 10-15 दिन आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है, आपका लेवल हाई होता है, आप सब पढ़ते हैं, सब समझते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, एंड देन इट फेड्स अवे. धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है और आप कंसिस्टेंट नहीं रहते अपनी प्रिपरेशन में. बीच में आप कुछ दिन गैप्स दे देते हैं. 1 या 2 दिन का गैप होना इज नॉट अ ग्रेट डील. अगर आप कुछ दिन बीमार हैं या किसी कारण से अनमोटिवेटेड हैं, तो आप कुछ 1 या 2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, बट मोर देन दैट विल रियली कॉस्ट यू अ लॉट. तो एग्जाम प्रिपरेशन में जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है जिसे सिलेक्शन लेना है. एंड द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जब आप अनमोटिवेटेड होंगे, जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, वो परफॉर्म कर रहा होगा, और पॉइंट ऑफ मार्क्स से, फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स कैन चेंज योर फेट. तो कंसिस्टेंसी इज द की. आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन डेली करनी है. अगर डेली आपसे नहीं हो रहा है, कभी वीक में आप 1 डे ब्रेक ले सकते हैं, बट
there should be some kind of regularity and consistency in the preparation. Same time, same hours, no gap. This should be your strategy. Same time of the examination, as most of the examinations are in the afternoon or the morning hours, तो आपको morning hours और afternoon को ज़्यादा utilize करने की कोशिश करनी चाहिए जब आप mocks लेते हैं या जब आप अपनी result oriented preparation करते हैं. जब आप revision करते हैं आप night time को use में ले सकते हैं. जब आप topics को revise कर रहे हैं या किसी section wise preparation करते हैं वो आप night time में कर सकते हैं. पर जब आप exam oriented preparation कर रहे हैं जैसे कि mocks लेना, practice sets लेना, तो आपको दिन के टाइम को यूज करना चाहिए ताकि आपकी एक प्रिपरेशन रिदम सेट हो जाए. अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं तो आपका एग्जाम मोस्ट लाइकली दिन में होगा, आफ्टरनून में होगा. अगर आपका उस समय सोने का वक्त है, यू विल फील स्लीपी एंड ड्राउजी इन द एग्जामिनेशन एट द सेम टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह से सेट है कि आपको दिन के वक्त नींद आती है. इससे अच्छा है कि आप आफ्टरनून्स को नैप लें पर ज़्यादा सोने पर वेस्ट ना करें और आप सेम टाइम सेम आवर्स में प्रिपरेशन करें. मॉक्स लें ताकि जब एग्जाम में आप बैठे हों आपको कुछ भी नया या अनकंफर्टेबल ना लगे. मॉक टेस्ट रेगुलरली लीजिए. अगर आप बीच में कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं तो जब आप वापस से मॉक लेंगे फिर आपका लो स्कोर होगा और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा स्कोर लो क्यों हुआ है. तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कंटिन्यूसली इंक्रीज करने के लिए आपको मॉक्स रेगुलरली लेने चाहिए. एक रिदम सेट हो जाती है. उसके बाद में आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपका सेकंड नेचर सा हो जाएगा. प्रिपेयर करना, जो डे टाइम है उनको अपने प्रोडक्टिव आवर्स बनाना. 9 to 5 जैसे कोई भी प्रोफेशनल वर्क कर रहा होता है, सिमिलरली आपको भी वर्क करना चाहिए. आप भी उसी वक्त को अपना एज अ प्रोफेशनल, जब आप बैंक मैनेजर होंगे, क्लर्क होंगे, जिन आवर्स में आप वर्क कर रहे होंगे उन्हीं आवर्स में आप प्रिपरेशन कीजिए ताकि जब आप जॉब में जाते हैं तो आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल सा फील ना हो या उन आवर्स में आपको नींद ना आए या किसी भी तरीके का अनकंफर्ट ना हो. आप केवल एक प्रोफेशनल की तरह अपने आप को देखिए और उन आवर्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज कीजिए. सो आई होप ये 5 पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. क्यों ये मिस्टेक्स हैं और क्यों ये फेटल मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स अपने एग्जाम प्रिपरेशन को काफी हद तक गिरा देती है, ये आपके प्रिपरेशन लेवल को, या आपको बार बार पीछे की तरफ ड्रैग करती है. तो एग्जामिनेशन की जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू. आपका कंपटीशन दूसरे लोगों से नहीं है. अगर पोस्ट 200 भी हैं तो भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं. अगर पोस्ट 5000 भी हैं तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं. अगर आप खुद को कंट्रोल करते हैं, अगर आप खुद के बेस्ट वर्जन बनते हैं, अगर आप अपने प्रिपरेशन लेवल को अच्छा रखते हैं तो आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं. इतनी सारी चीजें जानने के बाद आप डीमोटिवेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है. ये सारी मिस्टेक्स आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि आपको क्या क्या एलिमिनेट करना है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में से और क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करना है अपनी प्रिपरेशन में. इट्स नॉट ईजी बट इट्स डूएबल. और अपनी प्रिपरेशन को हमेशा कॉन्फिडेंस से रखिए. कभी खुद का कंपैरिजन दूसरों के साथ करके अंडर मोटिवेशन में मत जाइए. कॉन्फिडेंस में रहिए और यू कैन डेफिनेटली डू इट. IBPS winners is always with you to motivate you for the examination. I hope this video would have a positive impact on your preparation level. If you liked this video, please like the video, comment your reviews, criticism or any point that you have about the video. And if you liked it and you want to share it with someone जिसे ज़रूरत है सचमुच motivation की, you can share it with them. Thanks for watching.